दोस्तों आप जानते होंगे कि G20 में टोटल 20 कंट्री शामिल हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। इस साल 2023 में इस समिट को इंडिया में 9 सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होस्ट किया गया था। इन 20 कंट्री के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर शामिल थे। इस पूरे समिट में हमारे गवर्नमेंट ने 4,254 करोड़ रुपए खर्च किए। 50,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, 80,000 स्पेशल फोर्स को और 10,000 ट्रैफिक पुलिस को, ताकि विश्व सम्मेलन में आए मेहमानों की सुरक्षा में कोई कमी न हो पाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों G20 को स्टार्टिंग से डिटेल में समझते हैं। आखिर G20 क्या है, इसे किस लिए शुरुआत किया गया था और इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा। अपने कहानी का शुरुआत करते हैं दोस्तों साल 1990 से। ये वो समय था जब थाईलैंड और कई एशियन कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री की शुरुआत की जा रही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा था ताकि इन देशों के फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ सके। और होता यही है दोस्तों, इन देशों की इकोनॉमी काफी ग्रो करती है। साल 1990 में ही यानी एक साल के अंदर में ही थाईलैंड की करेंसी साइबर हट की कीमत 25 यूएसए डॉलर के आसपास पहुंच जाती है। यह वो समय था जब थाईलैंड की इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर चुकी थी। फॉरेन करेंसी का अच्छा खासा इनफ्लो था, जिसके कारण से यहाँ का बैंकिंग सिस्टम भी अच्छी तरह से एक्सपेंड कर रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। थाईलैंड की बैंकिंग एक्सपेंड तो कर रही थी, लेकिन उसके इन्फ्लेक्शन उन्हीं पर भारी पड़ गई। थाईलैंड के बैंक से दिए जाने वाले लोन ज्यादातर नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर में यूज किए जा रहे थे। सीधा सीधा कहा जाए तो दोस्तों इन बैंकों का पैसा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से थाईलैंड अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहा था। आप तो जानते होंगे दोस्तों, अगर आपके देश में कोई प्रॉपर्टी या बिल्डिंग है, उसमें उस देश का ही लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि दोस्तों उस बिल्डिंग को उठाकर किसी अदर कंट्री में भेज दिया जाए। इसी वजह से थाईलैंड अपने पैसों का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाया और साल 1996 तक आते आते थाईलैंड के अंदर रियल एस्टेट बिल्डिंग इतनी नॉन प्रॉफिटेबल बन चुकी थी, जो लोग इन बैंकों से लोन लिए थे वो चुका नहीं पा रहे थे। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में चाइना से भी तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था। इनके प्रोडक्ट का भी मार्केट में डिमांड कम हो गया था। इसी के चलते थाईलैंड में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। इस क्राइसिस ने थाईलैंड को बुरा हाल कर दिया था। धीरे धीरे ये क्राइसिस बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फैल गया और इसे हम 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में जानते हैं। इस क्राइसिस के बाद वर्ल्ड के सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला कंट्री, जो ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट देती है, उनके साथ मिलकर काम करने की बात की जा रही थी, ताकि आगे के समय में इस क्राइसिस से बचा जा सके और ऐसा क्राइसिस दोबारा देखने को ना मिले। वर्ल्ड के टोटल 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 1999 में इस ग्रुप को बनाता है, जिसे हम आज G20 के नाम से भी जानते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। इस ग्रुप को बनाने का मेन थीम था क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल इशू पर डील करना। यह समिट को बारी बारी से सभी देशों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पिछले बार इसे इंडोनेशिया ने होस्ट किया था और अगली बार 2024 में इसे ब्राजील होस्ट करेगा। वर्तमान समय में 9 से 10 सितंबर तक इस समिट को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस समिट को दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सक्सेसफुल बनाई गई थी। दोस्तों इस विश्व सम्मेलन की तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। इस पूरे समिट में हमारे गवर्नमेंट ने 4,254 करोड़ रुपए खर्च किए, स्पेशली दिल्ली के खूबसूरती पर। अब बात करते हैं दोस्तों G20 से भारत को क्या क्या फायदा हुआ। सबसे पहला है दोस्तों डिपॉजिट एडवांटेज। इसका मतलब है कि भारत और अलग अलग देशों के साथ रिलेशन में सुधार आना। इस बार दोस्तों इंडिया के प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन ने G20 का हिस्सा बना। दोस्तों अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्री आते हैं, जिसके कारण इन 55 देशों के संबंध में मजबूती आई है। दूसरा, ग्लोबल लेवल पर इंडिया का पहचान। Now, Indian Prime Minister Narendra Modi has passed the presidency of the Well, it is normal after an event like this for everybody to be out there talking to the media. दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में हमारे कंट्री इंडिया को लेकर पॉजिटिव फीडबैक और इंफॉर्मेशन शेयर किए गए, जिसके कारण पूरी दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट के एक अच्छी पहचान बनी। दोस्तों इस मीटिंग में भारत अपने कई एजेंडा को जोड़ा है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बार ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को सामने रखा है। इन्वायरमेंट और प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट कंडीशन पर भी चिंता व्यक्त किया गया है। दोस्तों G20 के इतिहास के बात करें तो इनमें हमेशा से 20 कंट्री शामिल नहीं थे, बल्कि पहले इसमें 7 कंट्री हुआ करता था। दरअसल अक्टूबर 1973 में इजराइल और अरब देशों के बीच एक वॉर हुई थी, जिसे योम के पूर्व वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर में इजिप्ट, इजराइल और सीरिया शामिल थे। इस वॉर में सभी कंट्री इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं यूएसए, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। अरब के कंट्री वेस्टर्न कंट्री से नाराज हो जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री पर ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं, जिससे दो कंट्री के बीच बिजनेस को बंद कर देते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ऑयल और गैसेस की भारी शॉर्टेज देखने को मिलती है और देखते ही देखते यह एक क्राइसिस के रूप ले लेती है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए G7 का फॉर्मेशन करते हैं। इससे पहले दोस्तों G7 G6 हुआ करता था, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए शामिल थे। बाद में कनाडा को भी इस ग्रुप में जोड़ लिया जाता है और इस तरह ग्रुप 7 बनता है। और कुछ समय बाद रशिया भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और यह 7 का ग्रुप 8 हो जाता है। 2014 में रशिया क्रीमिया को इन्वेड करना चाहता था, जिसके कारण रशिया को इस ग्रुप से किक आउट कर दिया जाता है और दोबारा से यह ग्रुप 7 बन जाता है। दोस्तों इस 20 का मेन थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जब तक के लिए जय हिंद।